चलिए, द लास्ट टॉपिक ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आज लास्ट टॉपिक है। बोर्ड के व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं। सारा टॉपिक ऑलमोस्ट हम लोगों ने टच कर लिया। आज का जो क्लास है वो लास्ट क्लास है, ठीक है। आज के लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसके पहले हम लोगों ने क्लास किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मतलब 1871 में यूनिफाइड हुआ। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसका मतलब होता है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। दास्तान का मतलब क्या हो गई? कहानी। मतलब जो ब्रिटेन देश जिसको आज हम जानते हैं, पूरा विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर इसका कोई नाम और निशान नहीं था। जिसको आज हम किस नाम जानते हैं? ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का भी नाम दिया है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। लेकिन आज विश्व के एक महाशक्ति के रूप में जानी जाती है। कई देशों को इसने अपना क्या बनाया, कॉलोनियल रूलर भी था ये। लास्ट जो टॉपिक पढ़ना है दो, उसमें नेशनलिज्म एंड इंपरियलिज्म। डीपली तो हम लोगों ने क्लास किया हुआ। नेशनलिज्म का कॉमन शब्द है, बार बार इस शब्द इस चैप्टर में तो नेशनलिज्म का भरमार है, ये शब्द का भरमार है। नेशनलिज्म सभी लोग जानते हैं, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। अब एक टिपिकल वर्ड है जिसको हम इंपरियलिज्म कहते हैं। शायद दिमाग से स्लिप कर गया होगा, याद नहीं होगा। इंपरियलिज्म का मतलब पता है आप लोगों को? नहीं है, क्योंकि तो लंबा समय हुआ। 4-5 महीने पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था, एनसीईआरटी को फॉलो किया। इंपरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, ठीक है। इंपरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद। अब एक दौर ऐसा था जब जिस दौर में नेशनलिज्म काफी ज्यादा प्रभावी था। That was the time when nationalism was more effective word all over the world. लेकिन एक समय ऐसा आया जब नेशनलिज्म धीरे धीरे क्या होने लगा, शिथिल होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। और नेशनलिज्म के जगह पर जो शब्द बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ वो कौन सा हुआ? इंपरियलिज्म, जिसको क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। अंतर क्या है दोनों में, ये समझना जरूरी है। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरव्यू कर लेते हैं पहले। नेशनलिज्म का मतलब था कि भाई जब देश, कोई भी देश अलग अलग राज्यों में बटा था, तो वहां पर हम जो टर्म लगाते थे उसको स्टेट नेशन कहा जाता था। कई बार भी आप, मेनी टाइम्स वी हैव फोकस ऑन दिस पार्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। जब एक देश कई राज्यों में बटा था तो उसको हम लोग क्या, किस नाम से संबोधन किया करते थे भाई? स्टेट नेशन। लेकिन जब राष्ट्रीयता की भावना उन देशों में उत्पन्न होने लगी, राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया जाने लगा। किस लिए? ताकि अलग अलग राज्यों से राजाओं का शासन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और पूरे देश में एक राजा का क्या हो जाए, शासन स्थापित है। तो उस समय जो दौर चला, उस समय नेशनलिज्म काफी ज्यादा प्रभावी शब्द माना गया। लेकिन जब सारे देश यूनिफाइड हो गए, एकीकृत हो गए, एक राष्ट्र के रूप में उभरना शुरू हो गए, उसके बाद से उन राष्ट्रों में अपना भूख बढ़ा दिया। किस बात का भूख बढ़ा दिया भाई? तो अपने साम्राज्य का विस्तार करो। साम्राज्य का विस्तार करने से क्या मतलब है कि अपने टेरिटरीज का, अपने बाउंड्री का क्या करो, विस्तार करो। तो ये बाउंड्री का, टेरिटरीज का कैसे विस्तार होगा? साम्राज्य का कैसे विस्तार होगा? तो विस्तार होने का सीधा मतलब यह है कि वी हैव टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्रीज के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? वार लड़ना पड़ेगा। यानी दूसरे के भूभाग को हम जीत करके और अपने सीमा में मिला लेते हैं, तो हमारा जो टेरिटरीज है, हमारा जो बाउंड्री लाइन है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये वार होना, वार करना और दूसरे के सीमाओं को अपने सीमाओं में मिलाने के पीछे भी वजह थे। और वो क्या वजह थे? तो वो वजह था नेविगेशन। नेवल सेना जानते हैं, नेवी जिसको आप कहते हैं, नेवी सेना थी, उसका विस्तार करना था। ट्रेड का विस्तार करना था। यानी समुद्र से लगे हुए, महासागरों से लगे हुए वे देश जो ट्रेड के व्यू से बहुत ज्यादा वर्ल्ड के लिए क्या थे? व्यापारिक
तौर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और जो महासागर से लगे हुए देश थे, उन देशों पर जो यूरोप के शक्तिशाली देश थे, वो क्या चाहते थे भाई, उसको कैप्चर करना, उसको अधीन करना, ताकि महासागरों में हमारी जो नेवल सेना है, ठीक है ना, नेवी है, वो ज्यादा क्या हो सके, प्रभावी हो सके, ताकि हम व्यापार जो है वो अन्य कॉन्टिनेंट के साथ क्या कर सके, स्मूथली कंडक्ट कर सके। इसलिए अपने साम्राज्य को क्या करना है, अब बढ़ाना। तो बढ़ाएंगे कैसे भाई, बढ़ाएंगे कैसे, दूसरे देश के ट्रीटीज को अपने आप में लेंगे तब नहीं ये बढ़ेगा। उसके लिए क्या हुआ भाई, लास्ट का वो जो दौर चला, उसी का परिणाम है, इंपरलिज्म का ही परिणाम है, जो आप जानते हैं 1914 और 1918 का द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज द रीजन ऑफ द इंपरलिज्म। आप समझो इस चीज को। पहला जो विश्व युद्ध था वो किसका परिणाम था, तो साम्राज्यवाद का परिणाम था। मतलब साम्राज्यवाद अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए, अपने दबदबा, हर देश अपने दबदबा को क्या करना चाहता था, कायम करना चाहता था, अपने बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहता था, अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहता था, अपने नेविगेशन को क्या करना चाहता था, मजबूत बनाना चाहता था। ये सारे जो शक्तिशाली देश एक दूसरे के साथ टकराए, उसको हम किस रूप में जानते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे किसमें, नेशनलिज्म एंड इंपरलिज्म, ठीक है। हालांकि मैंने जो लास्ट में टॉपिक लिखा हुआ है, जानबूझ करके लिखा हुआ है, ये टॉपिक पहले का, ये टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन है पहले का, क्योंकि ये सारा कुछ यूरोप का ही एक साथ चल रहा है, इसलिए मैंने यूरोप के सारे चीजों को मैंने एक साथ रख दिया। इसके बाद नेशनलिज्म, विजुअलाइजिंग द नेशन, इसमें यूरोप भी है, इंडिया भी है, हर देश की चीजों को पढ़ना है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने लास्ट में। अब विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब क्या है, विजुअलाइज करने का मतलब क्या होता है, विजुअल का मतलब क्या होता है, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र को दर्शाना, ठीक है ना। तो राष्ट्र को कैसे दर्शाया जाएगा, भारत माता, हम अपने देश को भारत माता से संबोधित करते हैं। आप बताओ कि कोई भारत ऐसी माता है क्या जो हमें जन्म दिया, ऐसी कोई नेचुरल माता है जिसने हमें जन्म दिया है, नहीं। तो फिर ये शब्द कहां से आया, भारत माता। ये तो एक तरीके से नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आप लोगों ने रोमांटिज्म में पढ़ा है, रूमानीवाद में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि भाई काव्य का, कथाओं का, इतिहासों का, कविताओं का, कहानियों का या चित्रकारी का सहयोग लिया गया, जिससे राष्ट्रीय चेतनाओं को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। उसी तरीके से भारत माता का भी मतलब एक, जैसे फ्रेडरिक सारियो ने इमेजरी पिक्चर बनाया था 1848 में, उसी तरीके से हमारे भी देश में एक नारी रूपक, फीमेल एलोगोरी बोलते हैं, एक नारी रूपक शब्द को क्या किया गया, बनाया गया, एक नारी रूपक चित्र को क्या किया गया, चित्रित किया गया। और ये इतना ज्यादा उस चित्र ने लोगों को राष्ट्रीयता से जोड़ने का काम किया कि उस चित्र का अल्टीमेटली लोगों ने नाम क्या दे दिया, भारत माता। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा था तो वहां पर भी राष्ट्रीय भावनाओं को उत्प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रीय भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए एक वहां पर भी फीमेल एलिगोरी का निर्माण किया गया था, जिसका क्या नाम था, मैरियाना। मैरियाना, जिसके हाथों में तलवार पकड़ाए गए थे, पैरों में जंजीरें जकड़ी गई थी, ठीक है ना। वहां पर अलग अलग जंजीरों के लिए अलग चीज का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से जब नेशन को हम विजुअलाइज करते हैं, राष्ट्र को दर्शाने का काम करते हैं कि राष्ट्र हमारा खतरे में है और हम इसके वंशज हैं, तो माता जो फीमेल एलोगोरी है वो इसलिए हर देशों में बनाया गया, या मोस्टली देश में फीमेल एलोगोरी को इसलिए डेवलप किया गया ताकि माताओं के साथ पुत्र का प्रेम बहुत क्या होता है, नजदीक का होता है, बहुत अच्छे फीलिंग वाला होता है। इसीलिए बहुत सारे देशों में फीमेल एलोगोरी को ही राष्ट्र के प्रतीक के रूप में क्या किया गया, दर्शाया गया, ठीक है। ये सारे तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग का नेशन।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक का डिटेल्स। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले जो इटली का मुख्यतः हीरो है, जो नायक है, जिसको आप जानते हैं, पढ़ चुके, इतना डीप में पढ़ाया गया है कि हर एक चीज जानते हैं, ठीक है ना। जो नायक है इटली के इतिहास को रचने वाला, भले भले वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, वहां पर रेवोल्यूशनरीज में पढ़े हम लोग, क्रांतिकारी, जैसे वो मैजिनी, वहां से स्टार्ट है। इटली ऑफ यूनिफिकेशन में जेसप मैजिनी से स्टार्ट है, और जेसप मैजिनी ने एक टू सेक्रेट सोसाइटी का भी निर्माण किया, बताया लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बताया हुआ, ठीक है ना। जेसप मैजिनी टू सेक्रेट सोसाइटी उन्होंने बनाया था। दोनों सेक्रेट सोसाइटी का नाम फिर से क्या होगा भाई बताओ? यंग इटली और यंग इटली और यंग यूरोप, एक बर्न में और एक दूसरा मार्सिलेस में, ठीक है। भले ही उसने इटली को यूनिफाइड नहीं करा पाया, लेकिन संघर्ष उसने किया एज अ रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी के तौर पर उसने क्या किया था, अपना प्रयास किया। अब डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो ऑलरेडी वी नो दैट इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। सीधा सीधा लिखा हुआ है इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, 7 राज्यों में इटली बटा हुआ था। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में, एंड अमंग ऑल द 7 स्टेट्स सार्डिया पीटमोन, ये एमसीक्यू है आपका, सार्डिया पीटमोन। सार्डिया पीटमोन क्या है ये? व्हाट इज सार्डिया पीटमोन? सार्डिया पीटमोन क्या है? इट वाज a state among 7 states. It was a state among 7 states. 7 राज्यों में ये भी क्या था, एक राज्य था, ठीक है। अब ये इतिहास में द राइज ऑफ नेशनलिज्म में इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया है कि जो वास्तविक राजघराना था किसका, इटली का, वो सार्डिया पीटमोन में शासन करते थे। वही दिया है सार्डिया पीटमोन, वे 7 राज्यों में से एक ऐसा राज्य था जहां पर इटली के वास्तविक राजघराने का क्या था, प्रिंसली स्टेट का शासन था। वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली, यहां पर लिखा हुआ है ये सार्डिया पीटमोन में इटली के प्रिंसली, प्रिंसली का मतलब क्या है, राजकुमार, ठीक है। और इटालियन प्रिंसेस हाउस, ऑल द रीजन्स वेयर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट किंग्स। 7 में से एक सार्डिया पीटमोन पर प्रिंसली इटालियन किंग का शासन था, बाकी 6 जो राज्य थे उन पर दूसरे दूसरे राजाओं का क्या था, शासन। क्लियर हुआ? इन द 1830 किस आया वो डेट, 1830, और जेसफ मैजनी फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी। फिर से रिपीट हो रहा है, एक बार ये आया है रिवोल्यूशनरीज में, और फिर से उसी चीज को क्या किया गया, रिपीट किया गया। जेसफ मैजनी के साथ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये एमसीक्यू भी है। छोटे छोटे सेंटेंस में बार बार हर क्लास में बोल रहा हूं कि छोटे छोटे सेंटेंस में जब कमांड होगा तो बड़े बड़े आंसर हम दे सकते हैं। जेसफ मैजनी के साथ 2 सेक्रेट सोसाइटी लगा हुआ है, और दोनों का नाम क्या है, यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। द मूवमेंट वाज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर कायबो, क्योंकि ओवरव्यू क्लासेस है, डिटेल्स में तो है नहीं। तो अब यहां पर हमको ये जानना है कि द मूवमेंट वाज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर कायबो, किसका मूवमेंट? इटली में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जेसफ मैजनी सक्सेस नहीं हो पाया, यंग इटली बनाया, यंग यूरोप बनाया, और विरोध का तो चिंगारी उसी ने फूका था, ठीक है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि हु वाज कायबो, इसका पूरा नाम क्या है, काउंट मिलन द कायबो। पूरा नाम क्या है, काउंट मिलन द कायबो। और काउंट मिलन द कायबो था कौन, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, किसका चीफ मिनिस्टर था, सार्डिया। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट सार्डिया पीटमोन एंड द प्रिंसली स्टेट ऑफ वुड, किसका, विक्टर एमुलर सेकंड। विक्टर एमुलर सेकंड का ये क्या था, चीफ मिनिस्टर था। तो दोनों क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है,
एक तो ये पूछ देगा कि हु वाज द रूलर ऑफ द साडिया पीटमोन, साडिया पीटमोन का शासक कौन था, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, एमुलर सेकेंड। अब हु वाज कैबोर, इट मींस हु वाज काउंट मिलन द कैबोर, तो ही वाज काउंट मिलन द कैबोर वाज द चीफ मजिस्टर ऑफ साडिया पीटमोन एस्टेट एंड प्रिंसली एस्टेट ऑफ एमुलर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी में क्या किया, बागडोर संभाला। किसका बागडोर संभाला, रिवोल्यूशन का। जो रिवोल्यूशन कहां पर होगा, इटली में होगा। किसके रिवोल्यूशन के बाद, जैसे मैजनी के सक्सेस नहीं होने के बाद कैबोर ने यह जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लिया। किसके यूनिफिकेशन के लिए, इटली के यूनिफिकेशन के लिए। नाम क्या है, एमुलर सेकेंड। कौन था ये एमुलर सेकेंड, कौन है, ही वाज द प्रिंसली क्या, हाँ, ही वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ साडिया पीटमोन। और इसी का मिनिस्टर जो था उसका क्या नाम है, कैबोर। क्लियर हो गया, एमसीक्यू भी है यह। साडिया पीटमोन was a what? It is a state under एल्मुनम सेकेंड रूल। इसके अधीन कौन शासन करता था, एल्मुनम सेकेंड शासन करता था, जो ही वाज द रियल रूलर ऑफ द इटली। यही वास्तविक शासक था किसका, इटली का। वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली। जब काउंट मिलन दी कैबोर ने ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर लिया, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, साउथ को हराया, नॉर्थ में हराया, और जाकर के इटली को क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया। तो इटली को और जर्मनी को यूनिफाइड करना बिल्कुल आसान है। ईयर तो याद रखना है, क्योंकि एसएसटी में क्या पढ़ रहे हो आप, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ईयर आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री स्टडी। ठीक है, तो उसमें 1871 के साथ हम जाएंगे किसके लिए, जर्मनी के लिए। तो 1861 में जाएंगे किसके लिए भाई, किसके लिए, इटली के लिए। ठीक है, इटली में 1871-61 में ये क्या बन गया, इटली एक यूनिफाइड स्टेट या नेशन के रूप में जाना गया। नाउ इटली कन्वर्ट एज अ स्टेट नेशन टू नेशन स्टेट विद द हेल्प ऑफ द काउंट मिलन दी कैबोर। क्लियर हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्लियर। एंड विक्टर एल्मुनम बिकम द किंग ऑफ द इटली। ठीक है, क्लियर, इसको कोई डाउट है। आगे चलते हैं, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। 3 क्वेश्चन यहां पर है भाई, वीवीआई है, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए है, और ऑलमोस्ट ये हिट करने वाले क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग ट्रीटी वगैरह भी इसमें पढ़ना है, नीदरलैंड भी पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन नाम का कोई देश नहीं था, 3 शब्द था वहां पर। कौन कौन से शब्द थे, कौन कौन से देश थे, देश नहीं, कौन कौन से शब्द थे, तो इंग्लिश शब्द था, और कौन सा शब्द था, वेल्स था, इंग्लिश, वेल्स और स्कॉटिश था। एक और है, कौन सा नाम है उसका, आयरिश है, स्कॉटिश है, इंग्लिश है और वेल्स है। 4। आइए, चारों नाम इक्वल टू क्या बनेगा, एक नाम। कैसे बनेगा, ठीक है, इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रेंज केस। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है भाई, अजीब दास्तान। 4 को नाम इक्वल टू क्या बनने जा रहा है, एक नेशन बनने जा रहा है। अब ये कैसे संभव हुआ, इसलिए टॉपिक का भी नाम क्या दिया है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देखते हैं हम लोग। द ग्रेट ब्रिटेन वाज द मॉडल ऑफ द नेशन। द ग्रेट ब्रिटेन वाज द मॉडल ऑफ द नेशन, इसका मतलब क्या है, राष्ट्र राज्यों का मॉडल था क्या, ब्रिटेन। एंड पेरियर टू द 18th सेंचुरी, पेरियर मतलब 18वीं शताब्दी से पहले, ध्यान देना है। आपको भारत में याद है, भारत में ब्रिटेन का शासन था, लेकिन क्या आप जानते थे कि जब 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो उस समय क्या ब्रिटेन का शासन मानते थे, किसका शासन मानते थे, कंपनी का, जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय चर्चा में भी नहीं था क्या, ब्रिटेन, ब्रिटेन नाम का शब्द चर्चा में भी नहीं था। चर्चा में क्या था,
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था यहाँ पर, ठीक है। अब ईयर से आपको स्पष्ट होगा कि एंड द पीरियड टू द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी से पहले, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन, लिखा है आपके एनसीईआरटी की किताब में, मैं नहीं कर रहा हूं। If you deeply study the NCERT, it is clearly specified here that the nation कौन था? ब्रिटेन नेशन था, किसका? मॉडल ऑफ द नेशन। उसके बाद क्या कर रहा है? एंड पीरियड टू द 18th सेंचुरी देयर वाज नो ब्रिटेन नेशन, कोई ब्रिटिश नाम का देश नहीं था। कब नहीं था? ब्रिटिश नाम का देश कब नहीं था? कब नहीं था? यहां पर हाईलाइटेड कर दे 18th सेंचुरी से पहले, ठीक है, याद रखेंगे। द नेशन बिकम पावरफुल एज इट स्टडीली ग्रो इन अ वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। अब ये देश जो है, ब्रिटेन जो देश है, वो कैसे उभर करके सामने आया? तो सबसे पहले इस देश ने क्या किया भाई? क्या किया? पावरफुल एज इट स्टडीली ग्रो इन अ वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या? पहले सबसे पहले इसका धन इकट्ठा करना शुरू किया, और जब धन इकट्ठा किया तो इसका महत्व क्या हो गया? बढ़ गया। एंड पावर, तब से इसके पास क्या होने लगी? शक्ति, ठीक है। द एक्ट ऑफ यूनियन, BBIF, द एक्ट ऑफ यूनियन, यहां से अब कन्वर्ट करेंगे। जो 4 शब्द हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, कौन कौन सा? इंग्लिश था, आयरिश था, वेल्स था, और बोलिए स्कॉटिश था, ठीक है ना। तो एक्ट ऑफ यूनियन से अब ये 4 देशों का क्या होगा? ये 4 देश में से कम एक देश जो है वो इंग्लिश के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कौन सा देश जुड़ेगा? इसको याद रखेंगे। द एक्ट ऑफ यूनियन, BBIF, मैं फिर कई बार बोल रहा हूं, द एक्ट ऑफ यूनियन इज इंपॉर्टेंट फॉर द 2026 CBSE बोर्ड एग्जाम। द एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ? 1707, ठीक है। ऊपर में क्या पढ़ा होगा आप लोग? 18th सेंचुरी से पहले। तो 18th सेंचुरी का स्टार्ट कब? 1707 से 18th सेंचुरी का स्टार्ट माना जाता है। और 18th सेंचुरी से पहले कह रहा है कि ब्रिटेन नाम का कोई देश था ही नहीं। एकदम बोर्ड पर क्लियर करो, समझो इसे। तो 1707 में क्या हुआ भाई? एक्ट ऑफ यूनियन, एक संधि है। एक्ट ऑफ यूनियन क्या है? संधि है। कब हुआ था? 1707, याद रखना। बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, देखेंगे, ध्यान दीजिए। एक्ट ऑफ यूनियन किन 2 देशों के बीच हुआ? स्कॉटलैंड और, अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, संधि जो हुआ, उसको यूरोप के इतिहास में हम एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जानते हैं। और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, ठीक है। क्या इसका रिजल्ट हुआ? क्योंकि यूनियन तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं ना, फैक्ट तो बहुत सारे पढ़े हुए हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया से लेकर के अदरवाइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में बहुत सारे फैक्ट को पढ़ा हुआ है। अब ये फैक्ट क्या था 1707 का? द फैक्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ये हुआ क्या था भाई? रूल्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। जैसे ही ये वार्ता हुई, जैसे ये एक्ट बना 1707 का, उसका क्या नाम है? एक्ट ऑफ यूनियन। क्या कर लिया भाई? उसके पहले का आप इतिहास समझेंगे तो इंग्लैंड के पास मोनार्ची थी, इंग्लिश था। उसने क्या कर लिया था भाई? पावर इंग्लिश से क्या कर लिया? ले लिया अपने हाथों में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए। और उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन लिया, और एक्ट ऑफ यूनियन से क्या कर लिया? इंग्लैंड को किसके साथ जोड़ दिया गया? स्कॉटलैंड के साथ। ब्रिटेन अलग चीज है, इंग्लैंड अलग चीज है। आज दोनों को मिलाकर के किस रूप में जानते हैं? ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। पहले किस नाम से जाना जाता था? इंग्लिश से क्या बना? इंग्लैंड। आज जब इंग्लैंड को किसके साथ मर्ज कर दिया गया? स्कॉटलैंड के साथ। किस संधि के तहत? एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल करके क्या बना दिया? द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। अब ये समझ में आया ब्रिटेन शब्द कहां से आया? इसीलिए ऊपर में लिख दिया है कि 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई शब्द था ही नहीं। था क्या? इंग्लैंड था, ब्रिटेन नहीं। सबको समझ में आएगा? 1707 के पहले क्या था? 18वीं शताब्दी के मध्य, 18वीं शताब्दी के पहले तक क्या था?
इंग्लैंड था और इंग्लैंड को किसके साथ मिला दिया गया? स्कॉटलैंड के साथ। किस संधि के तहत? एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। अब उसका नाम बदल करके क्या हो गया? क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर? उसके बाद कर रहा मीन्स इन द इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। क्या हो गया? जब एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, स्कॉटलैंड को किसके साथ मिला दिया गया? इंग्लैंड के साथ मिला दिया गया। इंग्लैंड ने क्या करना शुरू किया? इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस। इंपोज का मतलब थोपना, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव। अपना प्रभाव धीरे धीरे थोपना शुरू कर दिया, लागू करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? स्कॉटलैंड के ऊपर। ठीक है? कौन कौन से चीजों को उड़ा ले जाएगा भाई? वहां का कल्चर लेके खत्म कर देगा, वहां का लैंग्वेज लेकर के खत्म कर देगा। ठीक है? यानी स्कॉटिश का अपना कोई मर्यादा नहीं है, अपना कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है इम्पैक्ट इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ऊपर अपना छाप छोड़ना क्या कर दिया? अपनी संस्कृति का, अपने भाषा का, अपने कॉस्ट्यूम्स का, अपने करेंसी का। ठीक है ना? अपना छाप उसने क्या करना शुरू किया? छोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसके ऊपर दबाव बढ़ते गया, किसके ऊपर? स्कॉटलैंड के ऊपर। ठीक है? वैसे वैसे वो पूरा जो कल्चर है अपना लॉस्ट कर देगा। बिल्कुल ऊपर में लिखा हुआ इंग्लैंड, हाउ इंग्लैंड बिकम मोर पावरफुल, he earned some wealth and due to earning the wealth he become important and as he become important he become a powerful। वो क्या हो गया? पावरफुल हो गया। फिर बंद है क्या? बंद हो गया, ये पावरफुल हो गया। क्लियर है? आगे चले। In fact that England was able to impose its influence of the in 1801। याद रखेंगे 1707 एक आया, हिस्ट्री है, डेट याद रखना है। 3-4 डेट हम लोगों ने पढ़ लिया। 1871 यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीक, 1861 यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है? उसके बाद क्या डेट है भाई? 1707 एक्ट ऑफ यूनियन एंड द 1801 आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन द किंगडम। पहले किसको मिला है? स्कॉटलैंड को मिला है। किस संधि के तहत? 1707 एक्ट ऑफ यूनियन। उसके बाद 1801 में आयरलैंड को भी किसने जोड़ दिया? ऊपर वाला शब्द जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तीनों देशों को क्या कर लिया गया? जोड़ दिया गया। इंग्लैंड, स्कॉट और आयरलैंड को तीनों को जोड़ करके क्या बना दिया गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आयरलैंड को फोर्सिबली का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक। ठीक है? उसको क्या कर दिया गया? बलपूर्वक जोड़ दिया गया। अब यहां पर भी भाई खेल था पहले से। राजनीति तो हर आज की राजनीति जो शब्द है, पॉलिटिक्स जो शब्द है, ठीक है, वो आज का तो है नहीं, बहुत पहले का। अब ये जो स्कॉटलैंड था, क्रिश्चियनिटी जानते हैं धर्म, वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से धर्म है? क्रिश्चियनिटी को 2 भागों में बांटा गया। स्कॉटलैंड किस क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था और आयरलैंड किस क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था? इसके तहत क्या किया गया भाई? दबाव बनाया गया और आयरलैंड को क्या कर लिया गया? 1801 में किसमें शामिल कर लिया गया? द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर लिया। इन द किंगडम द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन। अब क्या हो गया? पूरा नाम बदल करके इंग्लैंड से क्या नाम बदल दिया गया? ब्रिटेन हो गया। अब हर चीज क्या हो जाएगा? सिंबल। सिंबल मतलब उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है देश का, जैसे झंडा हो गया, ठीक है ना, लैंग्वेज हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गया, पहचान हो गई, वो सब कुछ क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग। पहला चीज क्या बदला गया? ब्रिटिश फ्लैग। ये एमसीक्यू आ रहा है। ब्रिटिश फ्लैग का नाम क्या है? यूनियन जैक। याद रखना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रिटिश फ्लैग? द यूनियन जैक इज द नेम ऑफ द ब्रिटिश फ्लैग। ठीक है? यूनियन जैक कर दिया गया। अब क्या किया गया भाई? यूनियन जैक के बाद द नेशनल एंथम। क्या है नेशनल एंथम का मतलब? राष्ट्रीय गान को क्या कर दिया गया? क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन? क्या रखा गया?
गॉड सेव आवर नोबेल किंग। दो क्वेश्चन तो है आगे यहां पर। नेशनल एंथम का नाम क्या है? गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ठीक है। और वहां का फ्लैग का क्या नाम है? द यूनियन। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? ये दोनों किस तरीके से बने? यूनियन जैक कैसे बना और गॉड सेव और नोबेल किंग कैसे बना? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ और एक्ट ऑफ यूनियन के तहत किसको मिलाया गया? स्कॉटलैंड को। और 1801 में वर्लपुल पर किसको मिला लिया गया? आयरलैंड को, ठीक है। और जब दोनों देश एक साथ हो गए, इंग्लैंड से नाम बदल करके क्या हो गया? ब्रिटेन। और ब्रिटेन बना तो वहां का झंडा बदल गया, वहां का नेशनल एंथम बदल गया, झंडा बदला तो वहां पर यूनियन जैक झंडा का नाम और नेशनल एंथम का नाम क्या हो गया? गॉड सेव आवर नोबेल किंग, ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर एक्टिवली प्रोमोटेड। तीन चीजें। इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया? प्रमोट कर दिया गया, यानी बढ़ावा दे दिया गया। यानी स्कॉटलैंड का और आयरलैंड का अपना धरोहर है ना, कल्चर, कॉस्ट्यूम, लैंग्वेज, फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब कुछ फोर्सिबली क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्लियर? क्लियर हो गया? याद रखेंगे? फिर से एक बार रिव्यू कर देते भाई। 1871 आप पीछे से बोलते जाओ। इवेंट्स में ईयर बोल रहा हूं, इवेंट्स बोल दो आप। 1871 यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीक। 1861 यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1707 एक्ट ऑफ यूनियन। 1801 आयरलैंड को फोर्सली क्या कर लिया गया? किसमें मिला दिया गया? ठीक है, चलिए हो गया। अब नेशनलिज्म एंड इंपरियलिज्म बता चुके हैं। इंपरियलिज्म का मतलब क्या होता है भाई? साम्राज्यवाद होता है। Nationalism no longer irritated after the last quarter of the 19th century। कहा कि 19वीं शताब्दी के अंत तक, लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म का अब वो महत्व नहीं रह गया जो शुरुआत दौर में इसकी वैल्यू थी। मतलब बहुत ज्यादा दिन तक ये टिका नहीं। आज भी है नेशनलिज्म, तो आज भी है, कूट कूट कर भरा हुआ हर देश के हर लोगों में, ठीक है। लेकिन जिस व्यू से नेशनलिज्म एट द टाइम ऑफ एटोक्रेसी स्टार्ट हुआ था, एट द टाइम ऑफ मोनार्ची स्टार्ट हुआ था, जिस व्यू से इसको स्टार्ट किया गया था, वो 18वीं शताब्दी के अंत तक उतना स्टेबल नहीं रहा, ठीक है। आफ्टर 1871 द मोस्ट टेंशन का मतलब तनाव। 1871 के बाद ज्यादातर जो तनाव थे, एरिया वाज कॉल्ड द बल्काना। ये बल्काना याद रखेंगे भाई। 1871 के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई तनाव वाला क्षेत्र माना जाता था पूरे वर्ल्ड में, तो यूरोप का कौन सा हिस्सा था? दैट वाज द रीजन नोन एज द बल्काना, ठीक है। क्लियर? अब बल्काना को भी हम डिस्क्राइब करेंगे। बल्काना किसको? आजकल के जो नेशन स्टेट है या इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्री को मिला करके एक क्षेत्र बनाया गया था, जिसको हम बल्काना के नाम से जानते हैं। बाल्कन्स भी कहते हैं, बल्काना के भी नाम से जानते हैं, जिसमें हैब्सबर्ग साम्राज्य का क्या था? शासन, ठीक है। और जैसे रोमांटिज्म में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रोमांटिज्म के कारण बहुत सारे देश क्या हुए? बाहर हुए, स्टेट नेशन से नेशनल स्टेट में कन्वर्ट हुए। उसी तरीके से रोमांटिज्म का प्रभाव पड़ा कहां पर? बल्काना रीजन पर। और यहां से भी जो पहले बहुत सारे स्टेट एक टेरिटरीज में बॉन्ड थे और उस टेरिटरीज को बल्कान रीजन के नाम से जाना जाता था। तो रोमांटिज्म के कारण वे देश स्टेट नेशन से किसमें कन्वर्ट हो गए? यानी हैब्सबर्ग साम्राज्य से धीरे धीरे चुंगल से ये देश क्या होने लगे? निकलना शुरू हो गए और अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाना शुरू कर दिया। कौन कौन से आएंगे आगे सामने। और रीजन कंप्राइजिंग ऑफ मॉडर्न डे बल्काना, यही बल्काना क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देश आजकल के? तो पहला देश है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैकेडोनिया, कोरेडिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया,
कडेरिया एंड मोंटीगाल। ये सारे देश मिलकर के क्या थे, ये सारे रीजन मिलकर के क्या बनाए गए थे, बाल्कान रीजन बनाए गए थे। और बाल्कान रीजन में 1871 के बाद बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिला। मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस में अभी आज का जो क्लासेस था शुरुआत में ही मैंने बताया था, ये सारे जो कंट्रीज थे आजकल के, ये कंट्रीज है जो पहले क्या थे, स्टेट नेशन थे, और स्टेट नेशन के अंतर्गत ये एक साम्राज्य के अंतर्गत आते थे जिसको हम बाल्कान के नाम से जानते। कहीं ना कहीं इनका ज्योग्राफी जब देखिएगा, ठीक है ना, तो ये महासागर के नजदीक वाले देश हैं। इसका मतलब कि इन देशों पर जिन यूरोप के जिन देशों का क्या हो जाएगा, दबदबा हो जाएगा, यानी उन देशों का दो चीज मजबूत हो जाएगा। एक तो नेवल आर्मी जो है, नौसेना जिसको कहते हैं, वो मजबूत हो जाएगा, और उनका ट्रेड पर पकड़ हो जाएगा। इसलिए 1871 के बाद जो बाल्कान रीजन था वो बहुत बड़ा तनाव का क्या बन गया, कारण बन गया। ऑटोमन एम्पायर लिखा हुआ है, इस बार किसका था साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर का, मेड द बाल्काना रीजन एक्सप्लोसिव एंड ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी। ऑटोमन एम्पायर ने बाल्काना के कारण, ऑटोमन एम्पायर जो था वो बाल्काना रीजन में बहुत ज्यादा क्या होने लगा, एक्सप्लोसिव होने लगा, यानी विस्फोटक जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। किसके कारण, बस ऑटोमन एम्पायर के कारण। थ्रू द 19th सेंचुरी दे वर स्ट्रेंथेंड themselves through a modernization and the interior reform। ये जितने भी देश थे जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये धीरे धीरे अपने आप को आधुनिक बनाने का क्या करने लगे, प्रयास करने लगे, यानी ऑटोमन एम्पायर के चुंगल से क्या होने लगे, बाहर निकलना शुरू कर दिए। ड्यू टू द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट, जिसका कारण क्या हो गए, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट हुए, विवाद होना भी शुरू हो गया। द बाल्काना बिकम अ एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। बाल्काना जो था वो बहुत गंभीर कॉन्फ्लिक्ट का क्या बन गया, कारण बन गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटेंस rivalry built among the यूरोपियन पावर। देखिए, मतलब यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे उनके बीच इस क्षेत्र को लेकर के क्या होने लगा, तनाव उत्पन्न होने लगे। यानी हर शक्तिशाली देश बाल्काना रीजन को अपना क्या बनाना चाहता था भाई, आधिपत्य उस पर स्थापित करना चाहता था, अपनी डोमिनेंस उस पर स्थापित करना चाहता था, ताकि उनका ट्रेड और उनका नेविगेशन क्या हो सके, मजबूत हो सके। ओवर द ट्रेड एंड द कोलोनियल एज वेल एज अ नेवल। कोलोनियल तीन चीज के लिए, कोलोनियल कर ले मतलब इन सारे देशों को अपने अधीन कर ले, अपनी एस बना ले, ताकि हम ट्रेड कर सके और हमारा नेवल यानी नौसेना क्या हो सके, मजबूत हो सके। इस तीन चीजों के लिए या यूरोपियन पावर के बीच बाल्काना क्षेत्र आंख का किरकिरी बन गया। समझते हैं आंख का किरकिरी ना, मतलब हर कोई चाहता था कि ये जितने भी यूरोप के शक्तिशाली देश थे वो चाहते थे कि ये हमारे अधीन हो जाए। एंड मिलिट्री माइट व्हिच लेड टू द सीरियस ऑफ द वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और लास्ट में यह यूरोपीय देशों के मध्य फाइनली किस तरह का वार हुआ भाई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इन 1914 यूरोप was distracted because of the nationalism allied with the imperialism. Anti-imperial movement were developed, but they all struggled to form independent nation। ये सारे राष्ट्र अपने आप को क्या बनाना चाहते थे भाई, एक राष्ट्र राज्य के रूप में उत्पन्न करना चाहते थे, उनके ऑटोमन एम्पायर से बाहर निकलना चाहते थे। But the idea of the nation state were accepted as natural and universal। लेकिन राष्ट्र राज्य का जो विचार है वो प्राकृतिक रूप से अस्थायी रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। खत्म हो गया ये नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, लास्ट का हम लोग देख लेते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में आर्टिस्ट represented a country was a person
एंड नेशन एज अ फीमेल फिगर। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। करा कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो आर्टिशियन थे, कलाकार थे, उसने देश को किसके रूप में दिखाना शुरू किया, तो किसी पर्सन के रूप में या किसी महिला रूपक चित्रण के रूप में दर्शाना शुरू किया। यानी राष्ट्र को दर्शाने के लिए बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर फीमेल एलोगोरी वगैरह क्या किए गए, निर्मित किए गए, निर्माण किए गए, ताकि राष्ट्रीय चेतनाओं को, चाहे जैसे भी हो, सोए हुए लोगों को राष्ट्र के प्रति जागृत किया जा सके, जगाया जा सके, उनको बताया जा सके कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशन। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा हुआ आप लोगों ने कि भाई भारत माता का चित्र बनाया गया, गांव गांव में कविताओं को क्या किया गया, गाया गया, बहुत सारे चीजों को, ताकि जो सुसुप्तावस्था सोए हुए लोग हैं उनमें ये पता चले कि राष्ट्रीयता क्या होती है। राष्ट्रीयता के लिए मर मिटने के लिए लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, इसलिए फीमेल एलोगोरी का भी क्या किया गया, सहारा लिया गया। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, याद आ रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अ फीमेल फिगर प्रोपर्टली आइडिया सच एज द लिबर्टी, एक नारी रूपक तस्वीर बनाया गया जिसमें लिबर्टी को दिखलाया गया था, उदारता। लिबर्टी का मतलब ये जो फिगर है, फीमेल एलोगोरी है, जो नारी रूपक तस्वीर बनाया गया है, ये उदार है, ये किसी के साथ घृणा नहीं करती। जस्टिस, अब ये क्वेश्चन है कि जो फीमेल एलोगोरी बनाया गया था जिसका नाम मरियाना था, कहां पर, फ्रांस में, उसको जस्टिस को दिखलाने के लिए उसको उसके ऊपर कौन सी चीज का पहनावा किया गया था, क्या चीज पहनाया गया था, वो कौन सा चीज है जो जस्टिस को दिखाता है, वो कौन सा चीज है जो लिबर्टी को दर्शाता है, ये जानेंगे आप। एंड द रिपब्लिक, तीन चीज को दर्शाने के लिए उस नारी रूपक तस्वीर में तीन चीजों का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। कौन कौन से चीज को दर्शाने के लिए, लिबर्टी को, जस्टिस को और रिपब्लिक को। लिबर्टी इज रिप्रेजेंटेटेड एज द रेड कैप, याद रखेंगे। उस फीमेल तस्वीर में जो फीमेल एलोगोरी बनाई गई, नारी रूपक तस्वीर बनाया गया, उसमें जो रेड कैप पहनाया गया, वो रेड कैप किसका सूचक है भाई, तो लिबर्टी का सूचक, उदारता का सूचक है। ठीक है, आवर द ब्रोकन चैन ऑफ द जस्टिस, और जो पैरों में हाथों में जो जंजीर डाले हुए थे उसको तोड़ करके दिखलाया गया है, वो ब्रोकन चैन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो जस्टिस को रिप्रेजेंट। दोनों शब्द आ गए, लिबर्टी आएगा, लिबर्टी को दर्शाने के लिए क्या चीज पहनाया गया था, रेड कैप। ठीक है, और जस्टिस को दर्शाने के लिए क्या बनाया गया था भाई, ब्रोकन चैन। अ ब्लाइंड फोल्डेड वॉरियर कैरिंग अ पेयर ऑफ अ वेटिंग स्केल, और हाथ में क्या पकड़ाया गया था, तराजू पकड़ाया गया था। वो किस चीज को दर्शाएगा भाई, रिपब्लिक और जस्टिस दोनों को। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में जर्मनी में जर्मनियाई बनाया गया था, याद हो, ओक के पेड़ का मुकुट पहनाया गया था। फ्रांस में क्या बनाया गया, मरियाना बनाया गया। भारत में तो भारत माता बनाया ही गया था। हम लोग रिवीजन करेंगे। अब कल से नया आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो होल्ड पे रखे थे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये मेरा प्रॉमिस था कि परीक्षा के कुछ दिन पहले पढ़ाया जाएगा ताकि चीजें एकदम मेमोराइज रहेंगी। आप पढ़ेंगे, हर एक चीज डीपली पढ़ना है कल से, और डीपली पढ़ करके सीधे परीक्षा हॉल में चले जाना। ठीक है, जैसे इसको खत्म करके इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया को भी हम लोग खत्म करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।